हेलो, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ ऋतु रतेवाल एंड यू आर विद लेट्स क्रैक नीट यूजी। और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आज इकोसिस्टम पढ़ने के लिए। तुम लोगों ने मुझे परेशान किया हुआ है, मैम इकोलॉजी नहीं आती, इकोलॉजी नहीं आती, इकोलॉजी नहीं आती, मैम मर जाएंगे, इकोलॉजी पढ़ा दो। तो आज हम इकोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चलो, कौन कौन ज्वाइन कर चुका है मुझे इस वक्त? हाँ जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप मुझे देख सकते हैं? हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून इनफैक्ट। भूमिका उपाध्याय, पवन, सौम्या, विकास, शाइन, लीसा सिन्हा, उर्वी, गुड आफ्टरनून। सौम्या, तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी हो गई? लीसा, कलसुम, वैष्णवी, उर्वी, हर्षिता, अनुभूति, हेलो। Can you hear me? Can you see me? Is the class all right? Can we start? Yes? Okay. Let's start. I know बच्चों मैं लेट आती हूँ, क्या करूँ? आदतें हैं, ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे साथ कोचिंग लेना चाहते हैं पूरी नीट की, यदि आप सीखना चाहते हैं कि देखो बहुत सारा बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं, बाकी सब रह जाते हैं। इतना छोटा सा परसेंटेज जो है बच्चों का वो नीट क्रैक कर पाता है। तो कुछ तो रीज़न्स होते होंगे। उनमें से एक रीज़न ये है कि आपकी डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, और दूसरा रीज़न है आपके टीचर्स। यदि आप ऐसे टीचर्स से पढ़ते हैं जो कि आपके लिए सब्जेक्ट को आसान बना देते हैं, जिनसे आपको सब्जेक्ट को प्यार करा देते हैं, जो कि, और उन टीचर्स से आपको प्यार हो जाता है, तो सब्जेक्ट से तो प्यार होना ही है, ठीक है। सो ऐसे टीचर्स जहाँ पे भी मिलें उनके साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है उनके साथ पढ़ने से। यदि आपको लगता है मैं एक ऐसी टीचर हूँ, यदि आपको लगता है आप बायोलॉजी मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगे, तो आप मेरा पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी प्लस पर हमारी पूरी टीम आपको नीट क्रैक करने के लिए तैयारी कराएगी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर DC पांडे, इंक्लूडिंग मिस्टर निपुन मित्तल, ठीक है। बायोलॉजी के बेस्ट टीचर्स, केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर्स, फिजिक्स के बेस्ट टीचर्स आपको मिलते हैं सिर्फ एक जगह, अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है? अच्छा देखिए, क्लासेस तो मैं यहाँ पे भी लेती हूँ, यूट्यूब पे भी मैं कोई कसर नहीं छोड़ती अपनी क्लासेस लगाने में, परंतु यदि आपको डाउट सेशंस चाहिए, यदि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, देन आप चाहते हैं कि मैं आपसे क्विज़ पूछूं, जैसे क्लास में खड़े करके बच्चों से पूछते बताओ इसका आंसर क्या है, ऐसे मैं आपसे बात कर सकूं, तो आपको वहाँ पर क्लासेस लगानी ज़रूरी है। मेरा नया बैच बेटा शुरू होने वाला है, +1 +2 और ड्रॉपर्स का जो बैच है, क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है 2020 का। करना क्या आपको? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है, नीट एम्स कैटेगरी पे क्लिक कर देना है, फिर इस प्रकार से पेज खुलेगा। आपको क्लिक करना है 1 ईयर या 2 ईयर सब्सक्रिप्शन पे, क्योंकि यही सबसे सस्ते हैं पर मंथ के हिसाब से देखें तो। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 30,000 का है, 2 ईयर सब्सक्रिप्शन सिर्फ 36,000 का है। देखो कितना कम डिफरेंस है दोनों में। सो गो फॉर 2 ईयर। अगर आप 1 ईयर ले रहे हो तो फ़ायदा हो जाएगा, आपके भाई बहन पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। देन यदि आप ये कोड डालते हैं, कि एक ही जगह पे इतने सारे फ़ायदे, आपके पास टॉप टीचर्स हैं, आपके पास टॉप टेस्ट है, पूरा टेस्ट चलता है अनअकैडमी का, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज़ चलता है, ठीक है, टॉप टेस्ट्स हैं आपके पास, और साथ में आपके पास कोड है जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाता है। ये 30,000 की फ़ीस आपको सिर्फ 27,000 में पड़ेगी, और 36,000 वाला 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 32,000 में पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इकोसिस्टम में मुझे पता नहीं तुम लोगों को क्या मुश्किल लगता है। मुश्किल है नहीं, ये चैप्टर बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं। देखो, एक कोई ऑर्गेनिज्म, मान लो मेरी शहर में, दिल्ली में रहने वाला एक कौवा, कॉर्वस, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है भैया। ऑर्गेनिज्म को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे ही होती हैं, तो आपको म्यूटेशंस को स्टडी करना है तो आप ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हो। देन इस दिल्ली में रहने वाले सारे कौवे अगर मिल जाएं तो मैं उन्हें कहूँगी दिल्ली के कौवों की पॉपुलेशन। दिल्ली में जितने कौवे हैं वो सारे मिल जाएं
ठीक है, तो मैं उन्हें कहूँगी कौओं की पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन क्या बोलते हैं हम, एक ही स्पीशी के होने चाहिए, सिंगल स्पीशी के होने चाहिए भैया। ऐसा नहीं कुत्ते और कौवे का एक पॉपुलेशन बना दो, सिंपल स्पीशीज़ नहीं, सिंगल स्पीशीज़। क्या बोलती रहती हूँ मैं, सिंगल स्पीशीज़ के बंदे होने चाहिए, पहली बात तो एक पॉपुलेशन में। दूसरी बात, ये पोटेंशियली इंटरब्रीड करने चाहिए। ये नहीं कि कन्याकुमारी का कौवा और दिल्ली का कौवा तुम मिला के एक पॉपुलेशन कर दो, नहीं, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए, आपस में इनकी इंटरब्रीडिंग चलनी चाहिए। अब दिल्ली का कौवा दिल्ली के कौवे से ही ब्रीड करेगा ना, कन्याकुमारी के कौवे से तो ब्रीड नहीं करेगा। तो समझ रहे हो, किसी एक एरिया के कौवे मिला के एक पॉपुलेशन बना देंगे। अब तुम कहोगे मैम अगर मैं पूरे के इंडिया के कौवे बोल दूँ तो, देखो बेटा ये ना बाउंड्री कुछ पॉपुलेशन की डिसाइडेड नहीं है। मैं कहूँ सिर्फ मेरी सोसाइटी के कौवे, या मैं कहूँ पूरी दिल्ली के कौवे, तो वो मेरी मर्जी है मैं किसको पॉपुलेशन काउंट करना चाहती हूँ। पॉपुलेशन की डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती कि बेटा इस सोसाइटी में जितना कौवा रहता है वही एक पॉपुलेशन है, नहीं नहीं, इस पूरा वसंत कुंज में जितना कौवा रहता है वो भी पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन डज नॉट हैव अ डिफाइंड बाउंड्री, तुमको पता होना चाहिए। एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स जो कि पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं उसको पॉपुलेशन बोल देते हैं। ऐसे बड़ा सारा पॉपुलेशंस होंगे जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। मान लो क्रोज की पॉपुलेशन है यहाँ पे, साथ में यहाँ पे कुत्ते की पॉपुलेशन होगी, डॉग्स की पॉपुलेशन होगी, क्या ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे ह्यूमन की भी पॉपुलेशन है, जानती होंगे तुम, ह्यूमंस रहते हैं आसपास अपने, वो इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे एंट्स की पॉपुलेशन है, ये भी इनके साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। तो बेटा जब बहुत सारी पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट करें तो इनको कहते हैं कम्युनिटी। समझते जाओ मैं क्या क्या बोल रही हूँ, पॉपुलेशन बोल दिया, कम्युनिटी बोल दिया, ऑर्गेनिज्म बोल दिया। और अंत में इस कम्युनिटी के साथ, मतलब ये देख रहे हो यहाँ कम्युनिटी देख रहे हो, एक बर्ड है इस कम्युनिटी में, बटरफ्लाई है इस कम्युनिटी में, यू नो ह्यूमन भी है इस कम्युनिटी में, हमारा कुक्कू भी आ गया है यहाँ पे, ये लो ये कम्युनिटी है। इसके साथ यदि मैं नॉन लिविंग फैक्टर्स जोड़ दूँ, नॉन लिविंग फैक्टर्स मतलब इसके साथ पहाड़ जोड़ दूँ, पानी जोड़ दूँ, ठीक है, टेम्परेचर जोड़ दूँ, रेनफॉल जोड़ दूँ, तो नॉन लिविंग फैक्टर्स भी तो अफेक्ट करेंगे ना इनको। तो इसको मिला के बायोटिक प्लस ए बायोटिक फैक्टर को मिला के हम कहते हैं इकोसिस्टम। समझा हो डेफिनेशन सब चीज़ों का। ऑर्गेनिज्म से बनेगी पॉपुलेशन, बड़ी सारी पॉपुलेशन से बनेगी कम्युनिटी, कम्युनिटी प्लस ए बायोटिक फैक्टर्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। बताओ इकोसिस्टम में किसी को डेफिनेशन में दिक्कत है तो बोलेंगे, नहीं तो आगे चल रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलूं, समझ में आ गया इतना, है ना? जोर से बोलूं और कितना जोर से बोलूं? जय माता दी बोल दूं? जोर से बोलूं जय माता दी? कितना जोर से बोलें भैया? फुल वॉल्यूम है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। और तो ना हो पाएगा बेटा, मैक्सिमम है ये। इकोसिस्टम समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। मतलब लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स को मैंने मिला दिया तो इकोसिस्टम बन गया मेरे पास। अब इकोसिस्टम के अंदर अपने को कुछ चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। अपने को पढ़ना है 4 चीज़ें। इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी क्या है, इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन क्या है, ये 4 एस्पेक्ट्स हैं इकोसिस्टम के जो अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। देन एनर्जी फ्लो क्या होता है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है। सबसे पहले तुम्हारी एनसीईआरटी में प्रोडक्टिविटी दी हुई है, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो, क्योंकि एनर्जी फ्लो से ही हमें समझ में आता है कि इकोसिस्टम में हो क्या रहा है, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं एनर्जी फ्लो में। देखो इकोसिस्टम याद है ना, नॉन लिविंग प्लस लिविंग फैक्टर्स। तो अभी जरा थोड़ा सा नॉन लिविंग और लिविंग फैक्टर्स एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं वो हम एनर्जी फ्लो के द्वारा सीख लेते हैं। आओ चलो सीखते हैं। मेरे बच्चों देखो, सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। बहुत कम एनर्जी है जो सन के बिना बनती है। जैसे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, वो सन की एनर्जी नहीं यूज़ करके भी मतलब अपना क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर लेता है। उसके अलावा
सारा का सारा ऑर्गेनिज्म जितनी भी एनर्जी बनाता है, जैसे जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सन की एनर्जी लेके ग्लूकोज बना लेते हैं। तो बेटा अल्टीमेट एनर्जी तो सन की है ना। सन की हीट और लाइट एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर लिया केमिकल एनर्जी में, प्लांट्स यही करते हैं। इसकी एनर्जी को इसने कन्वर्ट कर लिया केमिकल एनर्जी में, और इसकी एनर्जी को फिर हमने खाया और ऑर्गेनिजम्स ने खाया, तो ये एनर्जी आगे 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 पास ऑन होती गई। तो अभी मैंने जो बोला उससे तुम क्या सीखे कि तुम्हारे लेवल पर सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी एंड सन सप्लाइज इट्स एनर्जी टू द कंप्लीट इकोसिस्टम। सन की एनर्जी जो कैप्चर करे सबसे पहले, उसकी हीट और लाइट की एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, केमिकल एनर्जी मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करे, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स ने इसकी एनर्जी को कैप्चर कर लिया, ठीक है। कैप्चर करके इन्होंने क्या बनाया? ग्लूकोज बना लिया। वो ग्लूकोज से नए पत्ते बन गए, नए फ्रूट बन गए, ठीक है जी। अच्छा पहली बात तो अच्छा यहाँ से भी अपने कुछ पढ़ना है। सन जितनी एनर्जी रिलीज करता है, सन जितनी एनर्जी रिलीज करता है वो सारी की सारी प्लांट्स यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। सन जितनी एनर्जी यूटिलाइज देता है उसको सारा प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकता। उसका कुछ पार्ट है जो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन क्या है? सन की एनर्जी का वो पार्ट जो प्लांट्स यूज कर सकते हैं। टोटल एनर्जी का कितना पार्ट होता है ये? इट इज लेस देन 50% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सन, ठीक है जी। जितना एनर्जी धरती पे पड़ रहा है, शायद मैं क्लियर नहीं हूं, दोबारा बोल देती हूँ। क्लियर नहीं हूं, दोबारा से बोलूं। जितना एनर्जी पड़ रहा है धरती पर, उसमें से सिर्फ 50% ही है जो कि पौधे यूज कर सकते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ, उसका सिर्फ अराउंड 50% है जो कि प्लांट्स यूज कर सकते हैं, उसे पार बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में कितना यूज करते हैं उस 50% में से? सिर्फ 2 से 10%। प्लांट्स एक्चुअली यूज ओनली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज ओनली 2 to 10% ऑफ पार। पहली बात तो सिर्फ 50% ही पार है, उस 50% का भी सिर्फ 2 से 10% है जो प्लांट्स एक्चुअली में यूज कर सकते हैं। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब पीछे चलो, यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग, यहीं पे बात करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को खा के ये एनर्जी ले ली, मान लो चिड़िया ने ले ली, या ये गाय भी हो सकता था, या ये डियर भी हो सकता था। कोई भी जो कि पेड़ों को खाए, पौधों को खाए और एनर्जी ले, उसे बोलते हैं हम हर्बीवोर। तो एनर्जी गई है हर्बीवोर में। हर्बीवोर को जो खाए उसे बोलते हैं हम कार्निवोर, या प्राइमरी कार्निवोर बोल लो, ठीक है। प्राइमरी कार्निवोर को जो खाए उसको बोलते हैं हम टॉप कार्निवोर। अब मैंने यहाँ ये चेन क्यों बंद कर दी बेटा? याद रखो, किसी भी इकोसिस्टम में जो इस चेन की, ये कौन सी चेन है? फूड चेन है। इसके 3 से 4 लेवल मैक्सिमम मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि ये चेन को तुम 10 लेवल पे लेके जाओ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न तुम्हें समय आने पर समझ में आएगा, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक फूड चेन में सिर्फ 3 से 4 लेवल ही हो सकते हैं। दिस इज़ एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन। अब जो मैं बातें सिखाती जा रही हूँ सीखते जाओ जल्दी जल्दी। देखो, जो ऑटोट्रॉफ है, जो सबसे पहला लेवल है, जो सन से एनर्जी लेता है, इसको ट्रॉफिक लेवल 1 भी बोलते हैं। ट्रॉफिक लेवल 1, T1 लेवल भी बोलते हैं। इसको ट्रॉफिक लेवल 2 भी बोलते हैं, इसको ट्रॉफिक लेवल 3 भी बोलते हैं, और इसको ट्रॉफिक लेवल 4 भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉफिक लेवल 2 का मतलब हर्बीवोर बात कर रही हूँ मैं।
ठीक है जी। ये सारे के सारे कंज्यूमर हैं, क्योंकि ये सन से एनर्जी नहीं ले रहे, ये किसी और ऑर्गेनिज्म को खा के एनर्जी ले रहे हैं। सिर्फ प्लांट है ऐसा जो सन से एनर्जी ले रहा है, किसी और को नहीं खाता, तो इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है जी। इसे कंज्यूमर बोलते हैं, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल सकती हूँ इसको मैं, क्योंकि ये सबसे पहला कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर। इसको मैं सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकती हूँ, और इसको मैं बोल सकती हूँ टर्शरी कंज्यूमर। अभी तक मैंने क्या सिखाया? अभी तक मैंने क्या सिखाया? सिर्फ इतनी सी बात बताइए कि भैया, पहले तो मैंने ये बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम होता है बेटा जितना लिविंग फैक्टर है, मतलब जितनी कम्युनिटी है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं, लिविंग फैक्टर है। और जो उनका नॉन लिविंग फैक्टर है, जैसे कि मतलब वाटर हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनकी आपस में इंट्रैक्शन से इकोसिस्टम बनता है। बस पहली बात ये बताई थी। दूसरी बात ये बताई थी कि भैया इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। 4 कंपोनेंट्स की अपन ने बात करी थी, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रन साइकिल, जिसमें से कोई भी तुम्हें अभी नहीं आता, मैं सिखाऊंगी धीरे धीरे। फिर मैंने बात किया था कि यार इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो करती है, तो मैं वो दिखा रही हूँ तुम लोगों को कैसे एनर्जी फ्लो करती है। देखो, एनर्जी फ्लो करती है पहले सन से प्लांट्स को, प्लांट से हर्बीवोर को, हर्बीवोर से कार्निवोर को, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर को। एनर्जी इस तरीके से फ्लो करती है। ठीक है जी। अब इनके नाम लिखने बताए थे, ये ऑटोट्रॉफिक होता है, ये हेटेरोट्रॉफिक है, ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब किसी और को खा के जिंदा हो तुम, ये भी तो हेटेरोट्रॉफिक है, प्लांट को खाती है, प्लांट किसी को नहीं खाता है। ठीक है, तो इसको T1 लेवल, T2 लेवल, T3, T4 लेवल, इसको प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। हो जाएगा? बोलो, इतना बात हो जाएगा? आगे चलूँ? बोलो रे बच्चों, ये लिंक फैला दो बच्चों, ये लिंक फैला दो बच्चों, और बच्चों में फैला दो, वीडियो लाइक करते जाओ। ठीक है, मज़े आ रहे हैं तो आगे चलो, फिर अगली बात कर लेते हैं। देखो, इस इकोसिस्टम की चेन को ना, जो मैंने अभी ये बताया कि यहाँ से यहाँ जाती है एनर्जी, यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ जाती है, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, इसको ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इरेज ऑलिंग कर देते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या है? जो कि शुरू होगी सन की एनर्जी से, फिर ऑटोट्रॉफ्स में जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली फूड चेन तो यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो जो फूड चेन ऑटोट्रॉफ से शुरू होगी, स्टार्ट्स फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ कोई भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, फंगाई फंगाई तो नहीं होता खैर ऑटोट्रॉफ, प्लांट हो सकता है, कोई एल्गा छोटा छोटा वाला प्लांट हो सकता है, देन कोई प्रोटिस्टा हो सकता है, डाइटम हो सकते हैं। ठीक है, डाइटम होते हैं ना, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। सो आपकी जो फूड चेन, ध्यान से सुनेंगे, जो फूड चेन ऑटोट्रॉफ से शुरू हो जाए उसे बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन देख रहे हो, ये ग्रेजिंग फूड चेन है। लेकिन बेटा टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स में, टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे सिस्टम्स होते हैं, पानी वाले सिस्टम को एक्वाटिक सिस्टम बोलते हैं, इसको टेरेस्ट्रियल सिस्टम बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल सिस्टम में इससे भी एक बहुत बड़ी फूड चेन साथ में चल रही है जो हमें दिख नहीं रही है। देखो मैं बताती हूँ क्या। प्लांट, सारा प्लांट तो चिड़िया नहीं खा जाती, ये प्लांट कुछ मरते भी हैं, कुछ इनके पत्ते भी गिरते हैं नीचे, है ना, टहनियाँ भी गिरती हैं, पूरा पूरा प्लांट भी गिर जाता है बेचारा कभी कभी। सारी चिड़ियों को तो वुल्फ नहीं खा जाती या फॉक्स नहीं खा जाती, ये चिड़िया वैसे भी नेचुरल डेथ मरती है, कुछ ये चिड़िया नेचुरल डेथ मरती है बेचारी, प्लस चिड़िया पॉटी करती है। तो सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर जो यहाँ से यहाँ जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि अगली जनरेशन में पास हो रहा है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर नीचे भी आ रहा है, धरती पे भी आ रहा है, डेड बॉडीज़ के रूप में, पॉटी के रूप में। सिमिलरली सारी फॉक्स को तो ये नहीं खा जाएगा ना, कुछ फॉक्स मरेगी भी। ये डेड फॉक्स है, पता नहीं क्या बन रहा है, ये डेड फॉक्स है, ठीक है, प्लस फॉक्स की पॉटी, प्लस शेर तो बेटा मरता ही है ना, शेर को तो कौन ही खाता है, तो यहाँ पे डेड शेर,
प्लस शेर की पॉटी। तो बेटा ये जो सारा मटेरियल है ना, जो कभी अगले ट्रॉफिक लेवल तक नहीं पहुंच पाया ग्रेजिंग फूड चेन में, इसको बोलते हैं डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होता है डेट्राइटस, ठीक है। इसके अंदर फंसा हुआ न्यूट्रिएंट कहाँ जाएगा? देखो न्यूट्रिएंट कैसे फंसा इसके अंदर। ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट है। प्लांट की रूट यहाँ से नाइट्रोजन भी ले रही है, यहाँ से कार्बन भी ले रही है, यहाँ से और भी बड़े सारे मॉलिब्डेनम भी ले रही है, निकल भी ले रही है, जो भी इसको चाहिए यहाँ से ले रही है। फिर ये सारे मिनरल्स आगे पास कर रही है, फिर ये आगे पास कर रही है, आगे पास कर रही है। कुछ मिनरल्स नीचे आ गए, इनमें भी तो मिनरल्स है ना, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सब है यहाँ पे। तो बेटा जो इसके अंदर ट्रैप्ड मिनरल्स हैं डेट्राइटस के अंदर, वो कैसे अब वहाँ से फ्री होंगे? तो बेटा यहाँ एक और फूड चेन चलेगी, इसको तोड़ेगा अर्थवॉर्म छोटे छोटे पीसेस में। जो इसके छोटे छोटे पीसेस होंगे उसको तोड़ेगा अर्थवॉर्म, ठीक है, ऐसे ऐसे पीसेस में तोड़ दिया। फिर उन पीसेस को खाएगा फंजाई बैक्टीरिया। समझ रहे हो? फंजाई बैक्टीरिया इसको ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे कि प्लांट्स फिर से इसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे एक और फूड चेन चल रही है, डेड मैटर से जो शुरू होती है, इसे बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। क्या बोलते हैं? डेट्राइटस फूड चेन। समझ रहे हो? ग्रेजिंग फूड चेन जो प्लांट से शुरू हो, डेट्राइटस फूड चेन जो डेड मटेरियल से शुरू हो, स्टार्ट्स विद डेट्राइटस। और सुनो, और सुनो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, मतलब जो पानी में नहीं है, डेट्राइटस फूड चेन इज बिगर देन ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन इज बिगर देन grazing food chain, मतलब much more amount of energy and nutrients are passed on through this stage rather than this stage. Am I clear? बोलो, आगे चल पड़े। प्यारे बच्चों, लाडू बच्चों, अच्छे बच्चों, बता दो बता दो, क्या हो गया बेटा? आवाज़ सुन रही है, समझ में ना आ रहा है? बोलो। अपनी बकवास बच्चों अपने पास रखो। ज़रा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। संदीप कमल, अंकुश सिंह, आविष्कार, रुखसार, शिव रिजवी, श्रेया सिंह, शेख सलीत, डॉक्टर अनुभूति, स्नेहल, पवन शास्त्री, जयंत दास। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत ध्यान से तुम लोग सुन रहे हो, तो तभी तुम्हें समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है तुमको कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन सी बड़ी होती है, ग्रेजिंग फूड चेन या डेट्राइटस फूड चेन? बेटा डेट्राइटस फूड चेन बड़ी होती है। ग्रेजिंग का कहाँ से पता चलता है? ऑटोट्रॉफ से शुरू होती है। डेट्राइटस का कहाँ से पता चलता है? डेट्राइटस से शुरू होती है। ठीक है जी, चलो आगे चल पड़ते हैं। अच्छा यही बात है, ये इसमें यही बताना था कि टेरेस्ट्रियल में डेट्राइटस फूड चेन इज बिगर देन टेरेस्ट्रियल फूड चेन, सॉरी ग्रेजिंग फूड चेन। अरे कुछ भी लिख देते हैं हम, है ना? ग्रेजिंग फूड चेन। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऐसे नहीं होता। आई डोंट नो मेरा फोन कैसे बज रहा है। हाँ जी, अब सही है। एक्वाटिक फूड इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होता, सिर्फ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ऐसा होता है। चलो आगे चलें, बात ख़त्म हो गई है। फूड वेब क्या होता है बेटा? देखो, सोच के देखो, एक पेड़ है, क्या उसको सिर्फ एक चिड़िया ही खाएगी? मतलब उसके सीड्स को क्या सिर्फ एक चिड़िया ही खाएगी? नहीं ना। इस पेड़ पे तो कहीं ना कहीं फंगस भी लगा हो सकता है, इसको तो कोई इंसेक्ट भी खा सकता है ना?
बेटा कॉल करना बंद करो, क्लास में हूँ मैं, ठीक है। हेलो, हाँ जी सुनिए। तो बेटा इसको तो कोई भी खा सकता है ना, और फिर उसको फर्दर कोई भी खा सकता है। तो बड़ी सारी फूड चेन्स एक साथ चलती हैं। कभी भी नेचर में एक सिंगल फूड चेन नहीं चलती, बड़ी सारी फूड चेन्स एक साथ चलती हैं और वो फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। देखो यहाँ देखो, इस पौधे को फंजाई भी लगा हुआ है, इस पौधे को नेमेटोड भी खा रहा है, फिर इस फंजाई को आर्थ्रोपोड भी खा सकता है या इसको खुद नेमेटोड भी खा सकता है। देन पौधे के अंदर डेड मटेरियल है, उसको बैक्टीरिया खा रहा है। समझ रहे हो, बहुत सारी फूड चेन्स चली हुई हैं। मैनी इंटर कनेक्टिंग फूड चेन्स form a food web. Am I clear to you? फूड वेब क्या होता है? बड़ी सारी, नेचर में कोई एक फूड चेन नहीं चलती है, बहुत सारी फूड चेन चलती हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो इन इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को फूड वेब कहा जाता है। मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म अ फूड वेब। ये एनसीईआरटी का था, इसलिए मैंने बात बता दी है तुम्हें। अब हमारा पहला टॉपिक पूरा हो चुका है, एनर्जी फ्लो वाला जो टॉपिक था। ठीक है जी, एनर्जी कैसे 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 फ्लो करती है। अब इसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ये नीट का क्वेश्चन है, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है। हालांकि स्टैंडिंग स्टेट यहाँ पे नहीं पढ़ाना चाहिए मुझे, पर स्टैंडिंग क्रॉप के साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है स्टैंडिंग क्रॉप के साथ ही। देखो बेटा, हर ट्रॉफिक लेवल पे कुछ बायोमास है। मान लो T1 ट्रॉफिक लेवल है, इस पे कुछ बायोमास है, ठीक है। देन इसको खाने वाला जो T2 ट्रॉफिक लेवल है उसका कुछ बायोमास है, मतलब यहाँ पे जितनी गाय होंगी या जितने डियर होंगे उनका सबका मिला के कुछ बायोमास होगा, है ना। फिर इसी तरीके से T3 लेवल पे कुछ बायोमास होगा। बेटा जी ध्यान से सुनो क्या है, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। क्या बोला मैंने? टोटल बायोमास एट एनी ट्रॉफिक लेवल एट अ गिवन टाइम। समझे हो क्या होता है स्टैंडिंग क्रॉप, क्या होता है बेटा जी? तो मतलब T1 लेवल की अपनी स्टैंडिंग क्रॉप होगी, इसके ऊपर जितना बायोमास है, इस वक्त मान लो 5,000 kg ट्रीज हैं यहाँ पे, इस एरिया में 5,000 kg ट्री हैं, तो इसका स्टैंडिंग क्रॉप 5,000 kg हो गया। देन मान लो सिर्फ 500 kg डियर है यहाँ पे, 500 kg डियर है यहाँ पे, ठीक है। तो T2 का स्टैंडिंग क्रॉप 500 kg हो गया। समझ में आ गया स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? The amount of biomass at any trophic level is called standing crop. इसको स्टैंडिंग स्टेट से कभी कंफ्यूज नहीं करना। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? टोटल मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इसलिए साथ में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट क्या है बेटा? इस वक्त सॉइल में कितना मिनरल्स है, यहाँ पे सॉइल है ना नीचे, इस वक्त सॉइल में कितना मिनरल्स है, कितना कार्बन, कितना नाइट्रोजन, कितना ऑक्सीजन है, उसे स्टैंडिंग स्टेट कहेंगे। जब भी स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में कन्फ्यूजन हो तो आप कैसे याद करेंगे? देखो, क्रॉप हमेशा ऊपर खड़ी होती है, तो क्रॉप का हमेशा बायोमास होगा, है ना। स्टैंडिंग क्रॉप हमेशा बायोमास होगा ना। स्टैंडिंग स्टेट उससे उल्टा, नीचे मिनरल्स। दोनों बोलो, दोनों में ही हो जाएगा, अंतर सॉल्व हो जाएगा, बोलो। चलिए आगे चल रहे हैं हम लोग। स्टैंडिंग क्रॉप स्टैंडिंग स्टेट हो गया। अब आ जाओ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, द 10% लॉ। ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा। देखो बेटा, सन से एनर्जी
ऑटोट्रॉफ्स लेते हैं। ध्यान से सुनो, लिंडमैन ने दिया था, लिंडल, पता नहीं लिंडमैन क्या साइंटिस्ट का नाम था, अपने को चाहिए नहीं है साइंटिस्ट का नाम, अपने को लॉ चाहिए। ध्यान से सुनो, सन की एनर्जी जाती है प्लांट्स के पास, ऑटोट्रॉफ्स के पास, परंतु क्या सारी एनर्जी जाती है? नहीं जाती। मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट एज हीट। ठीक है। अच्छा, तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ पता है क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कहता है कि इस दुनिया में कोई भी प्रोसीजर हो रहा हो जहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, इस दुनिया में कोई भी प्रोसीजर हो रहा हो जहाँ पे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होता। दैट मीन्स ऐसा नहीं होता कि मेरे पास 100 जूल एनर्जी है तो मैंने आगे पास करी तो 100 जूल ही आगे पास हो जाएगी, नहीं। हमेशा ही एनर्जी ट्रांसफ़र होने में कुछ एनर्जी हमेशा ही एटमॉस्फेयर में जाती है, इन्वायरमेंट में जाती है, जो कि उसकी एंट्रोपी को इंक्रीज कर देती है। ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है, अगर तुम जानते हो तो। जानते तो होगी ऑफ कोर्स, फिजिक्स पढ़ते हो तुम लोग। तो बेटा जी, जब भी कोई एक बंदा 100 जूल एनर्जी दूसरे बंदे को देगा तो वो कभी भी 100 की 100 नहीं देगा, उसका कुछ एनर्जी लॉस होना ही होना है। सिमिलरली इकोसिस्टम में जब प्लांट्स अपनी एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को देंगे तो कभी भी सारी की सारी एनर्जी पास नहीं कर सकते। इसका मतलब मान लो प्लांट के पास 1000 जूल एनर्जी है पास करने के लिए अगले ट्रॉफिक लेवल पे, तो बेटा ये 1000 का 1000 जूल एनर्जी इसको पास नहीं कर सकता। इनफैक्ट ज़्यादातर एनर्जी इसका हीट में वेस्ट हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। कितना परसेंट लूज़ होता है, कितना परसेंट पास कर पाता है बेटा? सिर्फ 10% पास कर पाता है। तभी इसका नाम द 10% लॉ है। 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड 10% इज पास्ड ऑन। मतलब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितनी पहुंची? सिर्फ 100 जूल। ठीक है। देन उसका भी 10% यहाँ लॉस हो गया, सॉरी 90% यहाँ लॉस हो गया, 10% आगे पहुंची तो 10 जूल। समझ रहे हो? उसका भी 90% यहाँ पे लॉस हो गया तो यहाँ पे कितनी पहुंची? 1 जूल। ये है बेटा जी 10% लॉ। इसकी इम्प्लीकेशंस मैं तुम्हें बताऊंगी क्या होते हैं, अभी तो तुम्हें मीनिंग समझने में आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% लॉ? इट मीन्स जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगा सिर्फ 10% आगे ट्रांसफ़र होगा, 90% हीट में चला जाएगा। इसीलिए बेटा जी, इसीलिए मान लो 10,000 किलो का जंगल है, 10,000 किलो का जंगल है, उसमें हमेशा आपको 2-3 लायंस ही नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जब तक लायन के पास एनर्जी पहुंचती है तो वो बहुत ही कम रह जाती है, बाकी सारी हीट से लॉस हो जाती है। इसीलिए जो टॉप कार्निवोर होता है, जैसे कि लायन, जैसे कि टाइगर, इनकी जनसंख्या हमेशा ही कम होती है। देखो डियर की जनसंख्या हमेशा ज़्यादा होती है लायन से। क्यों? क्योंकि डियर इधर है, आगे वाले लेवल पे है, तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ठीक है। डियर से जब लायन के पास एनर्जी जाएगी तो वो यार निकल जाएगी ना, काफ़ी सारी निकल जाएगी ना, 90% तो निकल ही जाएगी। इसीलिए टॉप कार्निवोर्स की संख्या हमेशा ही कम होती है, इसीलिए उनके ऊपर हमेशा एक्सटिंक्शन का खतरा मंडराता रहता है। दिस इज़ द 10% लॉ एंड इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज एप्लीकेबल। एम आई क्लियर? पानी पी रहे हैं बेटा, रुको। ठीक है जी, 10% लॉ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके पिरामिड्स बनाने में बहुत काम आएगा, तो ज़रा ध्यान से सुन लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा जी, 10% लॉ की वजह से आगे तुम्हें पिरामिड्स बनाने सिखाऊंगी किस तरीके से बनते हैं। आओ चलो, पहला टॉपिक ख़त्म। पहला टॉपिक मैंने तुम्हें क्या कराया? एनर्जी फ्लो का टॉपिक कराया। एनर्जी फ्लो में क्या सीखा हमने? ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, T1 लेवल, T2 लेवल, T3 T4 लेवल क्या होता है, देन उनमें एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है। देन ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है, DFC डेट्राइटस फूड चेन क्या होती है, देन 10% लॉ क्या होता है। ठीक है। ये सारी बातें अपन ने सीखी हैं घुमा फिरा के। ठीक है, अपने को सब कुछ समझ में आ गया। अगला टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। चलो भैया शुरू करते हैं। आसान है, ध्यान से सुनोगे तो, नहीं सुनोगे तो सिर के ऊपर से जाएगा। आओ सुनो। तुम्हें पता है कि प्लांट्स सूर्य से एनर्जी लेते हैं।
और ग्रो करते हैं। एक प्लांट ग्रो कर करके इतना बड़ा हो जाएगा। वही दिखाया हुआ है इसमें भी, वीडियो में भी, कि प्लांट इज ग्रोइंग। तो क्या प्लांट का बायोमास इंक्रीज हुआ? ऑफ कोर्स इसका बायोमास इंक्रीज हो रहा है। फिर इस प्लांट को खाएगी एक छोटी सी काऊ। काऊ का बछड़ा छोटा सा खाएगा इसे, छोटा सा ही, अभी तो बेबी है। तो ये छोटा था, खा खा कर ये बड़ी काऊ बन गया, ये बड़ी काऊ बन गया। तो क्या इसका बायोमास इंक्रीज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो तुम ये समझ रहे हो कि हर ट्रॉफिक लेवल पे समय के साथ बायोमास इंक्रीज होता है। यहाँ पे बायोमास इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बायोमास इंक्रीज हो रहा है ना? तो बेटा ये कितना बायोमास इंक्रीज हो रहा है उसका पता लगाने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी। पहले हम टर्म पढ़ेंगे प्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी। पहला टर्म जो हम पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन। फिर हम टर्म पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बहुत आसान, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, एक ट्रॉफिक लेवल पे, कौन से ट्रॉफिक लेवल की बात कर रही हूँ अभी मैं? सिर्फ T1 ट्रॉफिक लेवल की बात कर रही हूँ, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्शन है। प्राइमरी का मतलब T1 लेवल की बात हो रही है। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? T1 ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास इंक्रीज हुआ एक सर्टेन एरिया में। ठीक है, मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, मान लो सपोज 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना बायोमास इंक्रीज हुआ, वो प्राइमरी प्रोडक्शन है। लिख दो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्शन, बुरा तो नहीं मानोगे? प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? दोबारा सुनो, इंक्रीज इन बायोमास एट T1 ट्रॉफिक लेवल इन यूनिट एरिया। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है भैया। ठीक है, बायोमास जो है हमारा 100 किलो से 1000 kg हो गया, मान लो प्लांट्स का, पर यूनिट एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, लेकिन अजीब सा लग रहा है, कितने टाइम में हुआ है? कितने टाइम हुआ है? 1 दिन में इतना बढ़ गया है, 10 साल में इतना बढ़ा है, कितने में बढ़ा है? तो जब हम टाइम को कंसिडरेशन में लेते हैं तो हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। कुछ नहीं है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वही है, पर यूनिट टाइम ले लोगे बस उसे। रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोले हैं? रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो रेट कैसे निकालते हैं? पर यूनिट टाइम ले लेते हैं। तो अभी आप क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन बायोमास एट T1 लेवल। सब कुछ सेम लिख रहे हैं, देखो, इन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बस पर यूनिट टाइम ऐड कर दिया है कि भैया 1 साल में कितना हो रहा है। भैया बताओ तो सही, सिर्फ एरिया मत मेंशन करो ना कि एक एरिया में कितना बढ़ रहा है। 1 साल के अंदर 1 यूनिट एरिया में कितना बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है T1 लेवल पे, इंक्रीज कितना हो रहा है बायोमास, उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे देखेंगे? देखो, ये जंगल था 1 किलोमीटर स्क्वायर में, तो हमने एरिया स्पेसिफाई कर दिया। इसका वेट था 100 kg सिर्फ पहले। 1 साल के अंदर इसका वेट 1000 kg हो गया। जंगल बड़ा हो गया, वेट कितना हो गया? 1000 kg। तो बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है? इंक्रीज कितना हुआ? 100 तो पहले ही था, 1000 हो गया, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी आ गई? 900 kg पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर।
ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गई। समझ में आ गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना इंक्रीज इन बायोमास हुआ है। समझ में आया है? बोलो, जल्दी से बोलो। समझ गए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? अब देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑफ टू टाइप्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ध्यान से सुनो, क्या है यार, सुनो। देखो, सन ने जितनी एनर्जी दी, केमिकल एनर्जी, ये सॉरी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दी, उसमें इस प्लांट ने ग्लूकोज बनाया। इस प्लांट ने ग्लूकोज बनाया तो मतलब बेसिकली इस प्लांट ने इसकी लाइट एनर्जी को और हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, है ना। लेकिन बेटा, क्या ये इस सारी केमिकल एनर्जी को ग्रो करने में लगा देगा? देखो, अभी इस ग्लूकोज का क्या करेगा? ये कुछ तो करेगा ना इस ग्लूकोज का। तो ये इस ग्लूकोज को दो भाग में यूज कर सकता है। इट विल यूज इट इन टू पार्ट्स। पहला पार्ट तो ये ग्रो करने में लगा देगा, ठीक है। तो ये नई फूल पत्तियां बना लेगा इस ग्लूकोज से, नए वो फ्रूट्स बना लेगा, ठीक है। और पहले वाले पत्तों को बड़ा कर लेगा। पहला पार्ट तो उसने ग्रो करने में लगा दिया। दूसरा पार्ट बेटा, इसके सेल्स को भी तो ग्लूकोज चाहिए ना एटीपी बनाने के लिए। तो दूसरा पार्ट उसने क्या किया, अपने सेल में ग्लूकोज को यूज कर लिया। ग्लूकोज को यूज कर लिया ऑक्सीजन के साथ एटीपी बनाने के लिए। मतलब क्या कर लिया? रेस्पिरेशन कर ली, एरोबिक रेस्पिरेशन कर ली। तो मेरे बच्चों, सारा जो ऑर्गेनिक मैटर बना वो ग्रो करने में काम नहीं आया। तो दो प्रकार की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। पहले, जो सारा ऑर्गेनिक मैटर बना, जितना ग्लूकोज बना, मान लो प्लांट से जितना भी ग्लूकोज बना, ठीक है। मान लो यहाँ पे 1500 kg ग्लूकोज बन गया, ठीक है। 1500 kg ग्लूकोज बन गया। तो बेटा, जो ग्लूकोज पहले इनिशियली बना ना, वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर उसमें से जो हमने यूज कर दिया रेस्पिरेशन में, उसको निकाल दो। जो ग्रोथ करने के काम आया, मान लो 1000 kg मास ग्रो कर गया, 1000 kg मास ग्रो कर गया, है ना। पहले सिर्फ 100 kg था, पहले सिर्फ यहाँ पे 100 kg था। फिर इसने 1500 kg ग्लूकोज और बनाया। 1500 kg में से 1000 kg ग्रो करने में यूज कर दिया। तो मतलब इसका वेट 1000 kg बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे 100 kg था, तो मान लो यहाँ पे 1100 हो गया, ठीक है। और बाकी रेस्पिरेशन में लॉस हो गया। हालांकि अराउंड 50-50% होता है, जितना ग्रो करने में यूज होता है उतना ही रेस्पिरेशन में यूज होता है। तो बेसिकली बेटा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, एनपीपी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आप रेस्पिरेटरी लॉसेस निकाल दो। रेस्पिरेटरी लॉस को यदि आप निकाल दो तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। किस किस को ये बात समझ में आई है? क्या बोला मैंने? जितना, दोबारा समझोगे एक बार, पहले बोलो ये वाली बात समझ में आई है? ये वाली बात समझ में आई है? क्योंकि ये आ जाता है, नीट में क्वेश्चन आता है बेटा। ये तुम इस सेशन को शेयर करो ना बेटा, शेयर करो, आगे फैलाओ, जनता को लेके आओ, पढ़ने का मौका दो सबको। अब दोबारा सुनो क्या होता है। जितना ग्लूकोज हमने जमा किया, वो सारा ग्लूकोज ग्रोथ में काम नहीं आएगा बेटा। उसमें से आधा ग्लूकोज ग्रोथ में काम आएगा, ठीक है। ग्रोथ का क्या मतलब है बेटा? इसको ही तो प्लांट्स खा पाएंगे ना, सॉरी इसी को तो जो हर्बीवोर है वो खा पाएंगे ना। तो हर्बीवोर को खाने के लिए जो ग्लूकोज गया वो ग्रोथ में काम आ गया, बाकी ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे निकाला? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेज। मेरे को ना विश्वास नहीं है तुम लोगों को समझ में आया, मैं दोबारा बात कर रही हूँ तुम लोगों से, रुको सुनो इधर, सुनो इधर, दोबारा सुनो। T1 लेवल पे जितना ग्लूकोज बना, T1 लेवल मतलब प्लांट में जितना ग्लूकोज बना,
सारा ग्लूकोज तो नहीं आप आगे उसमें पास कर दोगे ना, सारा का सारा तो ये गाय भैंस नहीं खा जाएंगी ना ग्लूकोज। इसमें से कुछ ग्लूकोज आप साइज बढ़ाने के काम लाओगे, जो साइज बढ़ाने के काम लाओगे उसी को ही आगे काऊ खा सकती है। बाकी ग्लूकोज कहाँ जाएगा? रेस्पिरेशन में जाएगा। प्लांट उसी वक्त उसको रेस्पायर करके एटीपी में कन्वर्ट करके उस ग्लूकोज को यूज कर लेगा। तो जो टोटल ग्लूकोज बना था पर ईयर के हिसाब से वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। जो ग्लूकोज अगली जनरेशन में जाने के लिए रेडी है, ठीक है, T2 लेवल में जाने के लिए रेडी है, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी? जीपीपी में से माइनस कर दो रेस्पिरेटरी लॉसेस को, रेस्पिरेटरी लॉसेस को जीपीपी में से माइनस करो रेस्पिरेटरी लॉसेस को, तो आपके पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द वन विच इज अवेलेबल फॉर काउज यूज। काउ कैसे यूज करेगा भैया? वही यूज करेगा ना जो कि साइज ग्रो करने में काम आया है। नई पत्तियों को खाएगा, नए फूलों को खाएगा, नए उसको फ्रूट्स को खाएगा। तो एनपीपी काम आता है अगली ट्रॉफिक लेवल पे। रेस्पिरेटरी लॉसेस यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब बताओ क्लियर हुआ है? बोलिए क्लियर हुआ है? अब किस किस को समझ में आ गया है? अरे ये आपस में लगे रहेंगे, आई मिस यू, आई लव यू, आई ये वो, मुझसे बात मत करो, मैं बहुत परेशान हो गई हूं। तुम्हारे ड्रामे नहीं खत्म होते हैं ना। एक बार और नहीं समझाऊंगी भैया, क्रैश कोर्स है ये, जल्दी जल्दी पढ़ाना है इसमें। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ में आ गई है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ में आ गई है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है समझ जाओ। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे, T2 ट्रॉफिक लेवल पर इंक्रीज इन बायोमास, इंक्रीज इन बायोमास एट T2 लेवल, मतलब प्लांट्स की बात मत करो, T2 लेवल पर यूनिट टाइम। ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। समअप कर दे प्रोडक्टिविटी को, अंत में समअप कर दें। प्रोडक्टिविटी होती है कि भैया कितना बायोमास बन रहा है किसी एक ट्रॉफिक लेवल पर यूनिट टाइम। एक साल में एक ट्रॉफिक लेवल पर कितना नया बायोमास बन रहा है, ठीक है जी। ये प्रोडक्टिविटी है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी T1 लेवल के लिए है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी T2 लेवल के लिए है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे आ जाओ, क्योंकि इसके दो पार्ट्स पढ़ने हैं। मान लो मैं प्लांट हूँ, तो मेरे ऊपर सन लग रहा है, मैं नया ग्लूकोज बना रही हूँ, नया ग्लूकोज बना रही हूँ। तो मैं जितना टोटल ग्लूकोज बना रही हूँ वो मेरी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। परंतु क्या मैं वो सारा ग्लूकोज अपने आप को ग्रो करने में यूज़ कर रही हूँ? नहीं। कुछ ग्लूकोज जो मैं बनाती हूँ उसी वक्त यूज़ कर लेती हूँ, रेस्पिरेटरी लॉस कर देती हूँ। रेस्पिरेशन के लिए कुछ ग्लूकोज मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो वो मेरा रेस्पिरेटरी लॉस हो गया। बाकी जो बचा हुआ ग्लूकोज है उससे मैं अपना साइज ग्रो कर रही हूँ। तो जो ग्लूकोज मेरा साइज ग्रो करने में काम आ रहा है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे बना भैया? जो मेरी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, जितना मैंने ग्लूकोज बनाया था उसमें से यदि मैं माइनस कर दूं जितना मैंने रेस्पिरेशन कर लिया, जीपीपी माइनस मेरा रेस्पिरेटरी लॉस, मेरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का बायोमास है वही तो अगली उसका वो खाएगा ना। T2 लेवल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को तो खा सकता है ना। बस ये पॉइंट है। अब तो क्लियर हुआ होगा। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलें। प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन। देखो ओशन बहुत धोखेबाज टाइप्स ऑफ है। सुनो, एनसीईआरटी कहती है कि ओशियंस कवर
ऑलमोस्ट 70% ऑफ अर्थ्स एरिया। यार 70% पर आपका ओशन है, सिर्फ 30% पे लैंड है। तो भैया ओशन के अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आनी चाहिए, ओशन का जो बायोमास प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। टोटल अगर अर्थ की प्रोडक्टिविटी देखी जाए, टोटल अर्थ की प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो इट इज़ 170 बिलियन टन्स पर ईयर। ठीक है जी। उसमें से अगर लैंड और सी की प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो सी की प्रोडक्टिविटी है सिर्फ 55 बिलियन टन्स। तो तुम लैंड की निकाल लो, इसमें से माइनस कर लो 55। ठीक है, मेरा इतना अच्छा नहीं है मैथ्स, अगर करना ही पड़ेगा तो देखो मैं कर भी दूंगी, ऐसी बात नहीं है। 115 बिलियन टन्स। तो ये तो गलत हो गया। इतने कम एरिया के साथ लैंड की प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा और सी की इतनी कम, ऐसा क्यों? तो आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है कि सी की प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों? बेटा आप उन्हें उत्तर देंगे कि मैडम इसके 2 रीजंस हैं, 1 और 2 रीजंस हैं। पहला रीज़न ये कि सी के अंदर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। सनलाइट पेनिट्रेट्स अप टू 15 मीटर ओनली। तो मतलब 15 मीटर से नीचे, जैसे 15 मीटर तक तो पेनिट्रेट कर पाती है, 15 मीटर से नीचे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। एक तो ये प्रॉब्लम है। ऊपर से लंबे पेड़ नहीं हो सकते, क्योंकि भैया पेड़ होल्ड कैसे करेंगे अपने आप को। तो बस यही 15 मीटर की जोन है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरा पॉइंट, ओशन में न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा कमी होती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। खासकर फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट की बहुत तगड़ी डेफिशिएंसी होती है। ये 2 रीजंस हैं ओशन की प्रोडक्टिविटी ना आने के लिए। बस प्रोडक्टिविटी का पॉइंट ख़त्म। क्या क्या पढ़ लिया तुमने? 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी। यू हैव अंडरस्टूड देम वेरी नाइसली। यस, अब तीसरे पॉइंट पे चलेंगे, डीकॉम्पोजिशन, विच इज़ वेरी वेरी इजी। डीकॉम्पोजिशन क्या है? देखो जो वीडियो चल रही है उसमें तुम्हें क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? इसमें कोई कीड़े नहीं हैं, तो ये जो पत्ते पुत्ते पड़े हुए हैं इसको कीड़े नहीं खा रहे। यहाँ देखो, यहाँ कीड़े हैं तो इसको पूरी तरीके से खा के ख़त्म कर रहे हैं। समझ रहे हो डीकॉम्पोजिशन की तरफ मैं कहाँ जा रही हूँ? मैंने अभी एक टर्म दी थी तुम्हें, डेट्राइटस। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, यही बताया था। इसमें क्या आता है? डेड लीव्स, फीसेस, डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, ये सब आता है। यहीं से हमारी डेट्राइटस फूड चेन होती है शुरू। तो बेटा जी डीकॉम्पोजिशन इसको पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस है। इस डेट्राइटस को ऐसे फॉर्म में ले जाओ कि प्लांट्स वहाँ से इसे एब्जॉर्ब कर सकें। मिनरल्स एब्जॉर्बेबल बाय प्लांट्स। इस यहाँ से मतलब समझ रहे हो, इस शक्ल से इस तक ले जाने के सफ़र को डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। समझ में आ गया डीकॉम्पोजिशन क्या है? डेट्राइटस को तोड़ के एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में ले जाना, उसे डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। डीकॉम्पोजिशन कौन करेगा? ऑब्वियसली डीकम्पोजर्स के द्वारा डीकॉम्पोजिशन की जाएगी। डीकम्पोजर्स के द्वारा किया जाएगा ये कारनामा। अब क्योंकि डीकम्पोजर्स डेट्राइटस को खा रहे हैं, इसलिए इसे
डेट्राइटिवोर्स भी कहा जाता है, डेट्राइटिवोर्स भी कहा जाता है। आपके सिलेबस के अनुसार डीकम्पोजर्स और डेट्राइटिवोर्स सेम होते हैं। ये क्या होते हैं? ऐसे प्राणी जो डेट्राइटस को खाकर उसे ऐसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ले जाएं। तो अब हमें सीखना है कि ये डीकम्पोजर्स कौन है। आओ देखते हैं। आई लव इंसेक्ट्स, यस आई टू लव इंसेक्ट्स। चलो, डीकम्पोजर्स के दो ग्रुप हैं बेटा। एक तो आपके अर्थवॉर्म जैसे इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म्स और अदर इंसेक्ट्स जो कि डेट्राइटिस को खाते हैं। अर्थवॉर्म खाता है ना डेट्राइटिस को, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। फंजाई एंड बैक्टीरिया। सुनो मेरे बच्चों, होता क्या है, होता क्या है, कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है डेट्राइटिस का। मान लो यहाँ पे लीफ पड़ी हुई है, सुनो, मान लो यहाँ पे लीफ पड़ी हुई है, गिरी हुई लीफ है। इसको खाना शुरू करेगा अर्थवॉर्म, इसको चबाना शुरू करेगा, मंच करना शुरू करेगा, आम 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 खाना शुरू करेगा। ठीक है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा लीफ के, बड़े से लीफ को छोटे छोटे टुकड़े कर देगा इस तरीके से। ठीक है जी, इस पहले स्टेप को बोलते हैं। अच्छा, ये अपना ना एक ये याद कर लो, फलचम, FLCHM, बहुत काम आएगा तुम्हारे, फलचम। तो पहला स्टेप जो है वो F है, फ्रैगमेंटेशन। बहुत सारे इंसेक्ट भी करते हैं ये, अर्थवॉर्म वगैरह भी करता है। तो डेट्राइटिस को तोड़ने का पहला स्टेप है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन होगी, फिर यहां से ना टूटेंगे तो थोड़े से मिनरल्स निकलेंगे, यहां से कुछ मिनरल्स तो निकलेंगे, यहां से मिनरल्स निकलेंगे। ये कौन से मिनरल्स होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या होता है? पानी के साथ निकल के नीचे बैठ जाते हैं। क्या हुआ? अभी फ्रैगमेंटेशन हुई, फ्रैगमेंटेशन की वजह से कुछ मिनरल्स बाहर आए और ये मिनरल्स पानी में घुल गए, पानी में घुल गए और यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। तो अगला स्टेप हो गया लीचिंग। लीचिंग से थोड़े से मिनरल्स गायब हो गए हमारे डेट्राइटिस के। F से फ्रैगमेंटेशन, L से लीचिंग। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। इन पीसेस के ऊपर अटैक कर देते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई यहाँ पे भी अटैक करते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं करते बैक्टीरिया फंजाई, लेकिन चलो आप यहाँ लिख लो, बैक्टीरिया और फंजाई इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, इसको और छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, कैटाबोलिज्म कर देते हैं इसकी, समझ रहे हो? बैक्टीरिया और फंजाई इसके ऊपर एक्ट करके इसको और छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं इस तरीके से। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म। ठीक है, कैटाबोलिज्म करना क्या होता है? तोड़ना ही तो होता है, कैटाबोलिज्म। ये तीसरा स्टेप है। कैटाबोलिज्म होने से बेटा ये एक धीरे धीरे एक ऐसे मास में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कैटाबोलाइज्ड पीसीज है ना, धीरे धीरे ये एक ऐसे डार्क से मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको बोलते हैं ह्यूमस। इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। समझ रहे हो? तो H से ह्यूमिफिकेशन, और जब ह्यूमस बन जाता है तो इससे धीरे 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 मिनरल्स बाहर निकलते हैं बेटा। इस लास्ट स्टेप को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, ये डिकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस है। क्या बोले हम? दोबारा सुनेंगे, क्या बोले हम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही। सुनो क्या बोले हम? पहला स्टेप है फ्रैगमेंटेशन, दूसरा स्टेप है लीचिंग जिससे मिनरल्स, वाटर सॉल्युबल मिनरल्स नीचे चले गए, तीसरा स्टेप है कैटाबोलिज्म, बैक्टीरिया फंजाई ने और छोटे पीसेस कर दिए, चौथा स्टेप है ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस बन गया, फिर ह्यूमस में से धीरे धीरे मिनरल्स निकल रहे हैं, मिनरलाइजेशन। कैसे याद करोगे इसको? फलचम, फलचम, फलचम से याद करोगे, हो जाएगा याद फलचम से। ठीक है, आगे चल रही हूँ। अब क्या है, ह्यूमस के बारे में अपने को थोड़ा सा पढ़ना है। ह्यूमस के बारे में अपने को थोड़ा सा पढ़ना है यार। ह्यूमस डार्क
एमॉर्फस सॉलिड होता है जो कि धीरे धीरे मिनरल्स को रिलीज करता है। पहला पॉइंट तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट तुम्हें ये पता होना चाहिए, ह्यूमस के अलावा पॉइंट, डीकम्पोजिशन की रेट किस किस चीज़ पे वेरी करती है। डीकम्पोजिशन स्पीड किस चीज़ पे मैटर करती है, मतलब किस चीज़ से अफेक्ट होती है। कुछ हैं जो इस स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं डीकम्पोजिशन की स्पीड को, कुछ हैं जो डीकम्पोजिशन की स्पीड को कम कर देते हैं। जैसे अगर काइटिन का लेवल ज़्यादा हुआ आपके लिटर में तो वो स्पीड को कम कर देगा, स्लो डिकम्पोजिशन कर देगा अगर काइटिन ज़्यादा हुआ तो। अगर लिग्निन ज़्यादा हुआ तो वो भी स्लो कर देगा, ठीक है। फास्ट कौन करेगा, अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड ज़्यादा हुआ है, नाइट्रो स्पेलिंग क्या हो गया, ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों जो बता रही हूँ अभी। यदि नाइट्रोजनस कंपाउंड ज़्यादा हो जाते हैं तो ये फास्ट कर देते हैं आपके प्रोसेस को, ठीक है। यदि शुगर ज़्यादा हो जाती हैं आपके लिटर में तो फास्ट कर देती हैं ये। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होता है बेटा, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी फास्ट डिकम्पोजिशन होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी फास्ट डिकम्पोजिशन होगी। इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, रुको पानी पी लेते हैं फिर बताते हैं तुम्हें क्वेश्चन क्या आता है। सुनो, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि यार अगर एक ना लकड़ी का लॉग है तो वो बहुत धीरे डिकम्पोज होता है, ऐसा क्यों। तो उसका आंसर ये है कि लकड़ी के लॉग में मॉइस्चर बहुत कम है, और अगर मॉइस्चर कम है तो डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाता है। देन ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भैया सर्दी के इलाकों में जैसे कि आर्कटिक एरिया में, वहाँ पे एनिमल्स की लाश नहीं सड़ती है, 1,000 साल हो जाते हैं लेकिन मैमथ मिल जाते हैं हमें उसके अंदर, लाश क्यों नहीं सड़ती, डिकम्पोजिशन क्यों नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम है। लो टेम्परेचर से बेटा डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, फास्ट कब हो पाएगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। देन और क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, काइटिन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लिग्निन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चले, डीकम्पोजिशन भी तुम खत्म कर चुके हो। अच्छा, एक और प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है फिर भूल गई हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि बेटा डीकम्पोजर्स नहीं होंगे दुनिया में तो क्या होगा, क्या हमारी फूड चेन चलती रहेगी। बेटा अगर डीकम्पोजर नहीं होंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों, जितना भी डेट्राइटस बनेगा वो तो टूटेगा नहीं। अगर डेट्राइटस नहीं टूटेगा तो धरती पे डेट्राइटस के ढेर लग जाएंगे तो मिनरल्स का रिसाइकलिंग नहीं होगा। सॉइल से तो मिनरल ले लिए प्लांट ने, लेकिन ये मिनरल डेट्राइटस में जाके फंस गए हैं, तो डेट्राइटस से वापस कौन सॉइल में डालेगा भैया मिनरल्स। तो बेटा जी आपको कुछ पॉइंट, अच्छा मेरे को एक और पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गया है। पहली बात तो आपको ये पता चल गया, अगर आपका डेट्राइटिवोर नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो अर्थ खत्म हो जाएगी, क्योंकि डेट्राइटस के बड़े बड़े ढेर लग जाएंगे और प्लांट्स को मिनरल्स मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि मिनरल्स सारे डेट्राइटस में फंस जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, मिनरल्स हमेशा रिसाइकल होते हैं, मिनरल्स रिसाइकलिंग के बिना काम नहीं चलेगा। आप देख रहे हो, अगर मिनरल रिसाइकल नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा। मिनरल्स आर ऑलवेज रिसाइकल्ड, न्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज रिसाइकल्ड, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, मिनरल्स आर ऑलवेज रिसाइकल्ड। एनर्जी इज नेवर रिसाइकल्ड, प्लीज़ ये भी ध्यान रख लो, ठीक है। आपके इकोसिस्टम में एक बार एनर्जी आई, ठीक है, मान लो मैं प्लांट हूँ, मैंने एनर्जी ले ली, धूप से एनर्जी ले ली, फिर वो एनर्जी मैंने हर्बीवोर को दे दी, उसने वो कार्निवोर को दे दी। बेटा उसके बाद एनर्जी ये नहीं है कि कार्निवोर से दोबारा प्लांट में चली जाएगी। एनर्जी इज़ नेवर रिसाइकल्ड। सोच के देखो, अगर एनर्जी रिसाइकल होती तो फिर सन को तो ऑफ कर देते हैं ना, हटा दो सन को, क्या ज़रूरत है। जो इकोसिस्टम में अभी एनर्जी आ रखी है वही एनर्जी रिसाइकल होती रहेगी, सन का क्या फ़ायदा है फिर। बेटा कुछ दिन भी सन ना निकले ना तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एनर्जी इज़ नेवर रिसाइकल्ड, एनर्जी कीप्स ऑन कमिंग फ्रॉम सन and keeps on going out of the food chain. So energy is unidirectional, flow of energy is unidirectional, लेकिन न्यूट्रेंट फ्लो हमेशा सर्कुलर होता है, क्योंकि इट्स अ साइकिल। ये क्वेश्चन आ जाता है एनर्जी के ऊपर भी, न्यूट्रेंट फ्लो के ऊपर भी। समझ में आ गया, बोलो, ये वाली बात ध्यान रखोगे।
चलो आगे चल रही हूँ बात को। चलिए बेटा जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन पहले करा दिया है, इकोलॉजिकल पिरामिड पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पिरामिड कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनो। एक होते हैं प्रोड्यूसर, एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर, कंज्यूमर, एक होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब कार्निवोर। इनको लेके आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाते हो। पिरामिड्स कैसे बनाते हो, प्रोड्यूसर को नीचे रखते हो, उसके ऊपर प्राइमरी कार्निवोर को रखते हो, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर को रखते हो, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर को रखते हो। ठीक है, कभी भी प्रोड्यूसर को ऊपर मत रख देना। तो इसके बेस पे 3 प्रकार का पिरामिड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का, क्वेश्चंस यहां से आएंगे। 3 प्रकार का पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। हर ट्रॉफिक लेवल पर कितने नंबर है, कितना बायोमास है, कितनी एनर्जी है। ये T1 ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये T2 ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये T3 ट्रॉफिक लेवल हो गया। अब ध्यान से देखो, पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर लेते हैं पहले। आओ इधर आओ, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब मेरी बात सुनो यार, कभी भी पेड़ों की संख्या क्या डियर से कम होती है कि डियर की संख्या पेड़ों से कम होती है? बेटा पेड़ों की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा है। पेड़ सिर्फ अपना 10% एनर्जी ही आगे डियर को दे सकते हैं, तो सिर्फ समझ रहे हो 10% मास ही आगे डियर का बनेगा। तो बेटा हमेशा ही प्राइमरी प्रोड्यूसर की संख्या ज़्यादा होगी, नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है जी। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर मान लो डियर है, ठीक है, मान लो डियर को फॉक्स ने खाया तो फॉक्स की संख्या उससे कम होगी। मान लो शेर है तो शेर तो बहुत ही कम होगा। ठीक है, देखो संख्या देखो, किसी भी नॉर्मल इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा ही स्ट्रेट है, अपराइट, इसको बोलते हैं अपराइट पिरामिड। ध्यान से सुन लो, इसमें क्वेश्चन आएगा। अपराइट पिरामिड क्या होता है बेटा? पिरामिड तो ऐसे ही होना चाहिए ना, तो जब ऐसे है तो अपराइट है। इन्वर्टेड पिरामिड क्या है यार? जब ये उल्टा हो जाए, किसी वजह से ये ऐसे हो जाए तो इन्वर्टेड पिरामिड है। तो पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होगा, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है। मान लो तुम एक बनियन ट्री को एक इकोसिस्टम ले रहे हो, एक बनियन ट्री को तुमने इकोसिस्टम लिया, एक पेड़ पे भी तो मैं इकोसिस्टम मान सकती हूँ। तो यहाँ पे प्राइमरी जो T1 लेवल है उस पर सिर्फ एक है, एक संख्या है बनियन ट्री पे। अब इसको खाते हैं मान लो बड़े सारे इंसेक्ट्स, ठीक है, मान लो इस पे 10,000 इंसेक्ट्स रहते हैं, 10,000 इंसेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो 10,000 इंसेक्ट्स मतलब अगला ट्रॉफिक लेवल तो तगड़ा ही बड़ा हो गया, 10,000 इंसेक्ट्स। ठीक है, अब इन इंसेक्ट्स को मान लो 500 बर्ड्स खाते हैं, यहाँ पे 500 बर्ड्स खाते हैं इनको। ठीक है, तो 500 बर्ड्स मान लो इतना हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि यार नंबर का हमेशा अपराइट पिरामिड हो। ये बार बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ जाता है। तुम्हें अगर एग्जाम्पल दिया हो बेटा तो उसको ध्यान से पढ़ लेना, क्या पूछ रहा है ध्यान से पढ़ लेना। पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होता है, पर एक्सेप्शन होता है कभी कभी पिरामिड फॉरेस्ट में। अगर आप सिंगल ट्री की बात कर लो, सिंगल ट्री की बात कर लो, तो ये एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। समझ रहे हैं? आगे चलो, पिरामिड ऑफ बायोमास भी हमेशा, यार देखो एनर्जी से रिलेटेड है सारी चीज़ें। बायोमास हमेशा इसका ज़्यादा ही होगा, मास ज़्यादा ही होगा। जब नंबर ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा ही होगा, मतलब कॉमन वही है, ये हमारी थिंकिंग है। फिर इसका कम, देखो यार पेड़ जितने होंगे उनका मास ज़्यादा होगा, फिर डियर का मास कम होगा, फिर फॉक्स का मास उससे कम होगा, फिर शेर का मास उससे कम होगा। तो पिरामिड ऑफ बायोमास भी हमेशा अपराइट बनता है। क्या है ये? अपराइट। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन तो बहुत फेमस एक्सेप्शन है, बार बार क्वेश्चन आते हैं इससे, पूरे पिरामिड से ही क्वेश्चन आते हैं। क्या है? देखो बेटा, इन्वर्टेड बायोमास का पिरामिड आपको मिलता है एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में। सम aquatic ecosystems such as sea। ध्यान से सुनेंगे, ओके तुम्हें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा इसके लिए।
सी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस छोटे छोटे टाइनी फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। मान लो इस सी के अंदर 100 kg फाइटोप्लैंक्टन्स तैर रहे हैं। तैर रहा है 100 kg फाइटोप्लैंक्टन तैर रहा है। फिर सी के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खा के जिंदा रहते हैं, उन्हें जू प्लैंक्टन्स कहते हैं, मतलब वो हेटेरोट्रॉफिक हो गए। तो इनको खाते हैं जू प्लैंक्टन्स। अब ध्यान से सुनो, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत जल्दी जल्दी नया बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ये खुद 100 kg हैं, लेकिन ये हर रोज़ 500 kg एक्स्ट्रा बायोमास प्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब ये हर रोज़ 600 kg हो जाते हैं, लेकिन कभी ये 600 kg रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये 500 kg मास जो है ये जू प्लैंक्टन खा जाते हैं। तो हर रोज़ के अंत में बेचारे फाइटोप्लैंक्टन्स का वेट 100 kg ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि हर रोज़ 500 kg फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन खा जाते हैं। तो जू प्लैंक्टन्स का खुद का वेट तो बहुत ही ज़्यादा है, मान लो 10,000 kg है। हर रोज़ 500 kg नया खा रहा है, 500 kg नया खा रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर प्रोड्यूसर का बायोमास कम है, कंज्यूमर का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर बहुत जल्दी जल्दी नया बायोमास बनाता है जिसका मेजॉरिटी ऑफ बायोमास कंज्यूमर खा जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं टर्नओवर बहुत फास्ट है। टर्नओवर का मतलब क्या है? आप कितना बायोमास बनाते हो और कितना खा लिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए बेटा जी कहाँ पे आता है, ये रट्टा मार लो अगर लर्न नहीं हो रहा तो। बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड आता है सी के अंदर। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स है, यहाँ पे जू प्लैंक्टन्स है। यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स है, यहाँ जू प्लैंक्टन्स है। नंबर भी अपराइट है, उसका एक्सेप्शन है बनियन ट्री वाला एग्जाम्पल। बायोमास भी अपराइट है, उसका एक्सेप्शन है ये सी वाला एग्जाम्पल। एक पिरामिड जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये 10% लॉ से गाइड होता है बेटा। हर ट्रॉफिक लेवल पर जितनी एनर्जी होगी उसके ऊपर उसकी सिर्फ 10% एनर्जी होगी, उसके ऊपर उसकी सिर्फ 10% एनर्जी होगी, उसके ऊपर सिर्फ 10% एनर्जी होगी। इसीलिए आपको एक स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, पिरामिड ऑफ एनर्जी is always upright, there is no exception to it. Can I expect that you will remember this statement? Pyramid of energy is always upright, there is no exception to it. बायोमास वाले का भी एक्सेप्शन था सी में, नंबर वाले का भी एक्सेप्शन था बनियन ट्री में, पर एनर्जी का कोई एक्सेप्शन नहीं है। आर यू क्लियर अबाउट इट? प्लीज टेल मी। डन। इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं पढ़ने के लिए। आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने एनर्जी प्रोडक्शन पढ़ लिया, आपने एनर्जी फ्लो पढ़ लिया, आपने प्रोडक्टिविटी पढ़ लिया, आपने डीकम्पोजिशन पढ़ लिया, आपने पिरामिड्स पढ़ लिया। आपके पास रह गया सिर्फ इकोलॉजिकल सक्सेशन और आपके पास रह गया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं। चलो पढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के। ध्यान से सुनोगे एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। इधर उधर ध्यान लगाओगे, बातें मारोगे, गप्पे मारोगे, आशिकियाँ करोगे। जब मैं बच्ची थी तो हमेशा मैं ये सोचती थी यार ये टीचर्स को लड़का लड़की बात करते तो इतना गुस्सा क्यों आता है। मैं सोचती थी इनकी ज़िंदगी में तो कुछ बचा नहीं है, इन टीचर्स की ज़िंदगी में तो बूढ़े हो गए हैं,
ये लोगों को भी बात नहीं करने देते। अब मुझे समझ में आता है कि टीचर्स को गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि टीचर्स को ये पता है कि बेटा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ये समय बर्बाद है, इससे तुम्हें कोई एडवांटेज नहीं होने वाला, इससे तुम्हें कोई सुकून नहीं मिलने वाला, बल्कि तुम्हारा सुकून छिनेगा, पढ़ाई ख़राब होगी, ठीक है, ये जो तुम ये इस पे करते रहते हो, हाँ जी आपने मुझसे बात नहीं की, मैं आपका वेट कर रही थी, ओ मुझे तो यही पसंद, ऐसी ऐसी बातें जो तुम करते हो, समझ रहे हो, कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए टीचर्स को गुस्सा आता है, क्योंकि लगता है भैया इनका भविष्य ख़राब हो रहा है यार, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं यार। तो अब मैं उनकी टीचर्स का दर्द समझ सकती हूँ। आओ चलो, कोई भी इन्वायरमेंट जो नया बना है, कोई भी इन्वायरमेंट जो नया बना है, ठीक है जी, मान लो अभी अभी एक वॉल्केनो फटा है और उस वॉल्केनो के मुंह पे अब एक लेक बन गई है, यहाँ पे एक गड्ढा बन गया, यहाँ पे एक लेक बन गई है। इस लेक में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो बेटा इसमें धीरे धीरे लाइफ आएगी, आएगी ना, लाइफ आएगी, ठीक है। सो या मतलब इसी का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। एक पॉन्ड है जो नया नया बना है एंड इट हैज़ नो लाइफ, पहला पॉइंट। या मैं एक रॉक ले लेती हूँ, अब ये देखो यार, समय के साथ साथ ये रॉक रॉक थोड़ी ही रह जाएगी, इस रॉक की मिट्टी बनेगी, लेकिन आज ये रॉक है, इसके ऊपर कोई लाइफ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ कोई लाइफ नहीं है और यहाँ पर भरपूर लाइफ बना देना, तुम्हें पता है क्या होगा, धीरे धीरे हजारों साल बाद ये पॉन्ड नॉर्मल धरती में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ घास उगेगा, जहाँ ट्रीज उगेंगे, जहाँ एनिमल्स आएंगे, ये कन्वर्ट होना ही होना है, ठीक है। और तुम्हें पता है हजारों साल बाद ये रॉक भी इसी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी मिट्टी धीरे धीरे बुर जाएगी, ये मिट्टी बन जाएगा, इसके ऊपर पौधे उगेंगे, हजारों साल बाद इस पॉन्ड के अंदर पूरा भर जाएगा ये नीचे से तल से, और ये नॉर्मल धरती बन जाएगा। यही इकोलॉजिकल सक्सेशन है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, एक ऐसे समय से जहाँ कोई लाइफ नहीं है, ऐसे सिचुएशन में जाना जहाँ पे ना तो ज़्यादा सूखा है ना ज़्यादा गीला है और वहाँ पे लाइफ पनप रही है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मीजिक कंडीशन। मीजिक कंडीशन, जो बहुत पानी वाली कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रिक कंडीशन। हाइड्रिक, अरे कंडीशन, और इसको बोलते हैं ज़ेरिक कंडीशन, जहां बिल्कुल सूखा हो, कोई पानी नहीं है ना रॉक के ऊपर, ज़ेरिक कंडीशन। ऐसा करना बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है, पहली बात तो। अब कुछ बातें हमें और भी सीखनी हैं। यहाँ पे एकदम से टूट के ऐसा तो नहीं होगा ना, रॉक टूट के बिल्कुल एकदम से ये बन जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आएंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे अगर मैं रॉक की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा लाइकन उग पाता है, क्योंकि लाइकन को उगने के लिए ना सॉइल नहीं चाहिए, लाइकन उग पाता है यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। लाइकन उग के अपने एंजाइम्स रिलीज करेगा, हल्का सा रॉक को तोड़ेगा, फिर यहाँ पे ब्रायोफाइट्स उग पाएंगे, छोटे छोटे से नानू नानू से यहाँ पे ब्रायोफाइट्स बन पाएंगे। फिर ब्रायोफाइट्स और इस रॉक को तोड़ेंगे, फिर यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स बन पाएंगे, क्योंकि मिट्टी बनेगी तो स्मॉल प्लांट्स बन पाएंगे, ठीक है। फर्न्स आएंगे, फिर फर्न्स के बाद स्मॉल प्लांट्स आएंगे, फिर ये यहाँ पे फॉरेस्ट म्यूजिक कंडीशन में कन्वर्ट होगा। तो बेटा जी कभी भी डायरेक्टली ये म्यूजिक कंडीशन नहीं आएगी, स्टेप्स हैं, ठीक है बेटा। इस सीक्वेंस को, ये जो सीक्वेंस है इसे सीर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीर, सीक्वेंस को। या इसका सीक्वेंस इसने नहीं लिख रहा क्योंकि ये बहुत बड़ा सीक्वेंस है, तो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। और हर स्टेप को सीरल स्टेज लिखते हैं, जैसे ये भी लाइकन भी सीरल स्टेज है, ब्रायोफाइट भी सीरल स्टेज है, स्मॉल प्लांट भी सीरल स्टेज है, ऑल ऑफ दीज आर सीरल स्टेजेस। जो सीरल स्टेज सबसे पहले आती है
जैसे लाइकन सबसे पहले आया, इसे हम पायोनियर स्पीशीज बोलते हैं। पायोनियर क्या होता है? जो सबसे पहले कोई काम करे, पायोनियर स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है जी। और जो अंत में बनती है, स्टेबल कम्युनिटी बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब तुम ये देख रहे हो कि मैं सिर्फ प्लांट्स की बात कर रही हूँ, मैडम आपने एनिमल्स की बात तो करी नहीं। क्यों? एनिमल्स भी तो आएंगे यहाँ पे साथ साथ। बेटा एनिमल्स अपन इसलिए नहीं बात करते क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स के हिसाब से आते हैं, तो प्लांट्स पढ़ते हैं हम, एनिमल्स तो आ ही जाएंगे साथ साथ में। समझ में आया मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म बोली? मैंने बोला सीर, सीक्वेंस ऑफ दी स्टेजेस, सीरल स्टेज, हर स्टेज को सीरल स्टेज कहेंगे। पहली सीरल स्टेज को क्या कहेंगे? पायोनियर स्पीशीज। और अंतिम सीरल स्टेज को क्या कहेंगे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये वाली बात समझ में आई है? सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ होगा पॉन्ड पे, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि इसकी पायोनियर स्पीशीज कौन है ना। ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी तो इसकी भी यही है, लेकिन यहाँ पे कैसे शुरू होगा ये मैं अभी आगे बात करूँगी। देन इस पे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 प्रकार का होता है बेटा। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। इस पे क्वेश्चन आते हैं। प्राइमरी सक्सेशन, अगर बेटा देखो हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, अगर आप 2020 के स्टूडेंट हैं और आप ऐसे ही एक एक दिन में पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, अपनी एनसीईआरटी रिवाइज करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं प्लस पर। मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, आज से मैं +1 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करूँगी, भी पूरी +1 पढ़ी है पढ़ाने के लिए। जब भी ज्वाइन करने जाओ बेटा ये कोड यूज़ कर देना ऋतु, अंडरस्टूड? और 1-2 दिन के अंदर मेरा +1 +2 और ड्रॉपर्स का बैच आ रहा है, पूरा ईयर लॉन्ग बैच। आराम से पूरा 1 साल में +1 पढ़ेंगे, +2 पढ़ेंगे, मज़े मज़े से टेस्ट करेंगे, क्विजेस करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, डाउट सेशंस करेंगे। अगर आप उस बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो जल्दी से 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ये कोड यूज़ कर कर ऋतु। और अगर आपको कोड यूज़ करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप प्लस के बारे में कोई क्वेरी है, आपके पेरेंट्स मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। कल मैंने नीट 2019 का पेपर कराया था, है ना? आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने वहाँ पे शेयर कर दी है ऑलरेडी वो पीडीएफ, ऋतु लाइफ। ठीक है जी। अब आ जाओ इकोलॉजिकल सक्सेशन पे। इट इज़ प्राइमरी सक्सेशन एंड इट इज़ सेकेंडरी सक्सेशन। सुनो क्या है। एक बिल्कुल बंजर ज़मीन, जब जिस पे कभी लाइफ नहीं थी, लाइफ अपीयर्स फॉर फर्स्ट टाइम। ये प्राइमरी सक्सेशन है। परंतु यदि मान लो एक खेत था, कुछ भी खेत था, इसमें बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, तो यहाँ पे लाइफ खत्म हो गई। लेकिन कभी तो लाइफ थी ना बेटा, तो इस खेत में जो दोबारा से सक्सेशन होगा वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। और ये बहुत डिफरेंट होता है प्राइमरी सक्सेशन से। देखो प्राइमरी सक्सेशन जब होता है तो लाइकन सबसे पहले उगते हैं। क्यों? क्योंकि रॉक है, मिट्टी बनानी है। यहाँ तो ऑलरेडी मिट्टी है ना, यहाँ तो सीधा बंजर ज़मीन में क्या हो गया, सबसे पहले मॉसेस वगैरह उगना शुरू हो जाएंगे, लाइकन नहीं उगेगा यहाँ पे। सो सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? एक बार लाइफ थी पर वो खत्म हो गई, फिर लाइफ दोबारा बनेगी तो सेकेंडरी सक्सेशन है। अगर कभी लाइफ नहीं थी तो वो प्राइमरी सक्सेशन होगा। चलो आगे चले। अब बस हमें पढ़ना है कि बेटा पॉन्ड में क्या क्या होता है। देखो जल्दी से देखो, पॉन्ड में जो पहला स्टेज आता है, इधर देखो, जो पायनियर स्पीशीज है वो फाइटोप्लैंक्टन है बेटा। दीज आर पायनियर कम्युनिटी, पायनियर कम्युनिटी, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन के बाद आता है सबमर्ज्ड प्लांट्स, उसके बाद आता है सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है। सबमर्ज्ड भी होते हैं और फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। फिर रीड स्वाम्प स्टेज, मार्श मीडो स्टेज और स्क्रब स्टेज, ठीक है। अब मैंने बता तो दिया, उसके बाद फॉरेस्ट हो जाता है, लेकिन तुम्हें ऐसे याद तो नहीं होंगे, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब इसको याद कैसे करना है मैं तुम्हें समझाती हूँ। याद करना इस तरीके से है तुम्हें कुछ। देखो ये पॉन्ड है, थोड़ा बड़ा पॉन्ड बनाना था यार, क्या किया,
थोड़ा बड़ा पॉन्ड बनाओ, ये पॉन्ड है, इसमें सबसे पहले आएंगे फाइटोप्लैंक्टन, तभी तो फोटोसिंथेसिस शुरू होगा, फाइटोप्लैंक्टन आएगा। फाइटोप्लैंक्टन के बाद बिल्कुल डुबो दो यहाँ पे सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट्स। कौन से हैं ये? सबमर्ज्ड है और रूटेड है। फिर ये बेचारे परेशान हो जाएंगे यार, पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रहे। फिर बनाएंगे हम रूटेड लेकिन फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पे रूट तो है लेकिन यहाँ पे सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स, रूटेड फ्लोटिंग फ्लोटिंग। फिर ये और परेशान होंगे कि मुझे इन जंजीरों से छोड़ दो, तो इनकी रूट भी यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे, ये हो जाएंगे फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है जी। फिर यहाँ से आ जाएगा आर मस्त, से याद करो आर मस्त, ये क्या है? रीड स्वैम्प स्टेज, रीड स्वैम्प। आर मस्त से याद कर लो मार्श मिडो, स्क्रब और ट्रीज। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बोलो, समझ में आ गया है? हाँ जी, चलो बेटा, इस चैप्टर का सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मैं इस तरीके से 5-10 मिनट की एक प्यारी सी क्लास बना के आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे टॉपिक्स पाइल अप हो रखे हैं, ऐसे लीफ एनाटमी बनानी है, ये बनानी है, नाइट्रोजन साइकिल बनाना है, मैं बनाऊंगी, पीसीआर बनाना है, धीरे धीरे करके बनाऊंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यहीं पे कर दो। चलो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कर लेते हैं, क्या छोड़ना, छोड़ो, अब कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सुनो, इसे बायो जियो केमिकल भी साइकिल कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइक्लिंग भी कहते हैं। बेटा देखो, न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो हमेशा साइकिल करते रहते हैं, साइकिल करते रहते हैं, ठीक है, तो उस साइकिल को बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं। बायोजियो साइकिल क्यों कहते हैं? बायो लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो न्यूट्रिएंट कहाँ मिलेगा, देन जियो अर्थ, अर्थ में वो केमिकल कहाँ मिलेगा, और लिविंग चीज़ों और अर्थ के बीच में कैसे साइकिल चल रहा है। बायो जियो केमिकल साइकिल 2 प्रकार का होता है, देखो ये 2 प्रकार का होता है, गैशियस एंड सीडेंट्री। सीडेंट्री नहीं, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री। सुनो, गैशियस साइकिल वो है बेटा, उस मिनरल का सबसे ज़्यादा अमाउंट किस फॉर्म में मिलता है। अगर वो गैशियस फॉर्म में मिलता है तो ये गैशियस साइकिल है, ठीक है। जैसे कार्बन साइकिल, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है सबसे ज़्यादा, कार्बन साइकिल। तो कार्बन, ये क्वेश्चन आ जाता है, गैशियस साइकिल कौन सा है? कार्बन साइकिल। और सेडिमेंट्री साइकिल कौन सा है? फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है जी। तो कार्बन साइकिल में क्या है, देखो मेरे बच्चों देखो कार्बन कैसे साइकिल होता है। सबसे ज़्यादा जो कार्बन होता है ना बेटा, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड एज CO2 होता है। ये वाटर है, ये लैंड है, सबसे ज़्यादा कार्बन यहाँ पे होता है डिजॉल्व्ड एज CO2। तो अब होता क्या है, जितना भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है वो CO2 रिलीज़ करता है, जितना भी आग लगता है वो CO2 रिलीज़ करता है, जितना भी ऑटोमोबाइल चलता है, जितना फायर है, जितना ऑटोमोबाइल है वो CO2 रिलीज़ करता है, जितना भी डिकम्पोजिशन हो रहा है वहाँ से CO2 रिलीज़ हो रहा है, कॉम्पोजिशन हो रहा है वो CO2 रिलीज़ कर रहा है। तो सिमिलरली जितनी रेस्पिरेटरी वो हो रही है वो यहाँ पे सब CO2 छोड़ रहा है। CO2 को वापस लाने का काम कौन कर रहा है बेटा? प्लांट्स कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है जी। जितना CO2, अब तुम्हें पता है ज़्यादातर हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सी के अंदर है, क्या कहते हैं, सॉरी ज़्यादातर प्रोड्यूसर नहीं, मैक्सिमम जो प्रोड्यूसर्स हैं वो वाटर में होते हैं, एल्गी और डाइटम्स वगैरह। सो यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इस तरीके से चलता रहता है बेटा। फोटोसिंथेसिस से जो CO2 है वो वापस क्या कहते हैं,
कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और रेस्पिरेशन से वो ग्लूकोज वापस CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज़ चलती रहती है, चलती रहती है। कुछ CO2 लॉस हो जाता है, यहाँ पे रॉक्स बन जाती हैं, उसकी सेडिमेंट्स बन जाता है। तो सेडिमेंट्स में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में बेचारा कार्बन फंस गया यहाँ पे, तो कुछ जो है सेडिमेंट्स में चला जाता है जो यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। ये हमारा कार्बन साइकिल है। कार्बन साइकिल में हम क्या याद करेंगे बेटा, ये गैशियस साइकिल है। सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ मिलता है अपने को, डिजॉल्व्ड इन वाटर मिलता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट। ये डायग्राम समझ में आ रहा है। देन फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस और कार्बन साइकिल में ज़मीन आसमान का अंतर है बेटा। कार्बन जितना एटमॉस्फेरिक लॉस होता है ना हमारा CO2 के थ्रू, तो एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कार्बन साइकिल में। फॉस्फोरस में नहीं रोल प्ले करता, क्योंकि फॉस्फोरस कभी सांस से जाता ही नहीं है बाहर, ठीक है। फॉस्फोरस जो है वो थोड़ा बहुत जो एटमॉस्फेयर में जाएगा वो कहाँ से जाएगा, पानी के छींटों से थोड़ा फॉस्फोरस मिला हुआ था वो हवा में चला गया, या धूल उड़ गई तो फॉस्फोरस थोड़ा हवा में चला गया। नहीं तो फॉस्फोरस का एटमॉस्फेयर से इनपुट कुछ भी नहीं है, पहला पॉइंट जो आपको समझना है। दूसरा पॉइंट बेटा, फॉस्फोरस का जो रिजर्वॉयर है वो रॉक्स है। रॉक्स के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कहाँ मिलता है अपने को, डिजॉल्व्ड इन वो मिलता है ना, सी मिलता है ना, वैसे ही अपने को फॉस्फोरस कहाँ मिलता है, रॉक्स के अंदर मिलता है। रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है। वेदरिंग की स्पेलिंग क्या है, WE, रुको गलत स्पेलिंग नहीं लिखेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। पता चला अभी गलत लिख दियो। वेदरिंग मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ से फॉस्फोरस जो है फॉस्फेट आयन के रूप में H3PO4, मतलब ये होना चाहिए फॉस्फेट आयन के रूप में प्लांट्स में चला जाता है। प्लांट से ये हर्बीवोर में चला जाता है, ठीक है। हर्बीवोर से कार्निवोर में चला जाता है ना। और यहाँ से कहाँ जाता है, डेट्राइटस में, डेट्राइटस में चला जाता है। डेट्राइटस से वापस प्लांट्स में चला जाता है, डेट्राइटिवोर से। कुछ जो है डेट्राइटस से पानी वगैरह में बह के भी चला जाएगा, रन ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना क्या हो रहा है। रॉक से सॉइल में, सॉइल से ट्री में, ट्री से हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कार्निवोर में, सबका डेट्राइटस, डेट्राइटस को डेट्राइटिवोर्स तोड़ देंगे, फिर से वापस ट्रीज में चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा तो ट्रीज में चला जाएगा। बाकी कुछ है जो पानी पूनी में बह गया, उसको रेप्लेनिश करने के लिए वापस रॉक से थोड़ा 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 निकलता रहेगा। सो दिस इज व्हाट योर फॉस्फोरस साइकिल लुक्स लाइक। एम आई क्लियर? इट्स वेरी क्लियर। रॉक मिनरल से सॉइल सोल्यूशन में, सॉइल सोल्यूशन से प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, फिर वहाँ से डेट्राइटस में, फिर डेट्राइटस से वापस सॉइल सोल्यूशन में, कुछ रन ऑफ हो गया। अब जाके चैप्टर ख़त्म हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये चैप्टर, और आई होप मेरी मेहनत का आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये चैप्टर आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आप नीट 2020 में बहुत कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं चैप्टर पढ़ के, ठीक है। अगर इसके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखो अभी। यदि अच्छा लगा है वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। चलो, आई विल सी यू। थैंक यू सो मच। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो ऋतु कोड यूज़ करके यू शुड ज्वाइन मी एट प्लस, एंड आई विल मेक यू एन एक्सपर्ट इन बायोलॉजी। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू। बाय बाय।